आर्या बार बार शौर्य की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती। सिवाय उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराकर बोला, अंडरस्कोप क्या बात है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। शिवाय के दिल और दिमाग कुछ बोलने को हुए, तभी शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अभी मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। करीब 2 घंटे बाद गार्डन में धूप आने लगी। शिवाय उठकर अपने कमरे में चला गया और बालकनी से शौर्य और आर्या को काम करते हुए देखने लगा। धूप तेज हो गई तो शौर्य ने आर्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद काम करने लगा, लेकिन आर्या तो मानने वाली ही नहीं थी। वह बार बार शौर्य के पास जाती और उसकी हेल्प करने लगती। फाइनली शौर्य को आर्या की जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर वह दोनों भाई बहन मिलकर गार्डन में पार्टी की अरेंजमेंट करने लगे। शिवाय अब भी अपने कमरे की बालकनी से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसके पीछे राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। राजवीर शिवाय से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत शिवाय से कुछ भी कहने की नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद शिवाय बालकनी के झूले पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। शिवाय ने राजवीर को बिना देखे कहा, कुछ कहना चाहते हो राजवीर? तो कह सकते हो। राजवीर को मौका मिल गया। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोप सर, आज शाम को पार्टी में ओबरॉय ब्रदर्स भी आएंगे और आप अच्छे से जानते हैं कि वह दोनों भाई कितने आश है, खासकर लड़कियों के मामले में। अगर अभय और अजय की नज़र लिटिल गर्ल पर पड़ गई तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। शिवाय ने राजवीर की तरफ नहीं देखा और अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, अंडरस्कोप पड़ गई तो पड़ गई, उसका भाई है तो उसे बचाने के लिए। जब उसका भाई शिवाय रघुवंशी से टकराने की हिम्मत रखता है तो सोचो अभय और अजय का क्या करेगा। राजवीर ने अब एक और शब्द नहीं बोला, लेकिन राजवीर को आर्या की टेंशन होने लगी। आज राजवीर ने मन ही मन एक डिसीजन लिया कि अगर ओबराय ब्रदर ने आर्या को कुछ भी कहा तो वह भूल जाएगा कि उसने खुद को शिवाय रघुवंशी को बेच दिया है। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी सुबह ही वीरा को विराज के घर के बाहर छोड़ आया था। आगे का सफर वीरा को अकेले ही तय करना था। वीरा ने जैसे ही मेन गेट खटखटाया, दीनू काका ने गेट खोला। दीनू काका ने जैसे ही वीरा को देखा, वह भी वीरा को देखकर खुश हो गया, क्योंकि वीरा ने एक कॉटन का लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था। और दीनू काका को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर रहती थी। दीनू काका ने वीरा को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को तुम्हारा नाम वीरा है? शिवाय बेटे ने भेजा है। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। दीनू काका ने वीरा को विला के अंदर बुलाया। वीरा की तो आंखें विला को देखकर बड़ी हो गई। विला बहुत सुंदर था। वीरा ने पहली बार हकीकत में ऐसा विला देखा था, वरना तो हमेशा टीवी और मोबाइल में ही देखा था। वीरा की पलकें तो झपकना ही भूल गई थी। इतना सुंदर घर देखकर वीरा के चेहरे की खुशी अलग नजर आ रही थी। वीरा ने बिंदास कहा, अंडस्को ये घर तो बहुत सुंदर है और कितना बड़ा भी, इसमें तो हमारी आधी कॉलोनी समा जाए। वीरा की बात सुनकर दीनू काका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, बिटिया कुछ खाओगी? वीरा ने कहा, नहीं काका, मुझे विराज सर से मिला दीजिए। दीनू काका ने कहा, मिला दूंगा बिटिया, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, ये तुम्हारा कमरा है, मैं तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ। वीरा ने कहा, अंडस्को मेरे पास कुछ सामान नहीं है, शिवाय सर ने कहा था कि सब कुछ मुझे विला में ही मिल जाएगा। आप बस मुझे विराज सर से मिला दीजिए। वीरा के कई बार कहने पर दीनू काका ना चाहते हुए भी वीरा को विराज के कमरे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं विराज इस लड़की पर बरस ना जाए। दीनू काका ने कहा, बिटिया यही कमरा है, पर ध्यान से जाना, वह बहुत गुस्से वाले हैं। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, अंडस्को आप जाए, मैं देख लूंगी। दीनू काका वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय का ऑर्डर था कि वीरा जो कहेगी वह करेगा, इसीलिए दीनू काका वहां से चले गए। वीरा ने विराज के कमरे का गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। करीब 30 सेकंड खड़े रहने के बाद वीरा ने गेट को हल्का सा धकेल कर देखा तो गेट खुल गया। वीरा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसके माथे पर एक फ्लावर पॉट आकर लगा। अगले ही पल वीरा के माथे से खून निकलने लगा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी, अंडस्को अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ, वरना अभी तो सिर्फ माथे पर चोट लगी है, तुम्हें जान से मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीरा उस वक्त उस कमरे से बाहर आ गई। वीरा के माथे से खून निकल रहा था। उसने अपने दुपट्टे से अपना माथा बांध लिया था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वीरा ने फिर से गेट खटखटाया। वीरा ने गेट खटखटा कर कहा, अंडस्को सर आप मुझसे बात तो करिए, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। विराज ने गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरा ने फिर कहा, अंडस्को सर प्लीज मैं आपसे आपके 5 मिनट मांगती हूँ, सर मुझसे प्लीज 5 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। विराज ने कहा, अंडस्को किस हक से मुझसे 5 मिनट मांग रही हो?
तुम्हारे लिए मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, तो अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चली जाओ और शिवाय रघुवंशी से कह देना कि नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़के या लड़की को मेरे पास ना भेजें। वीरा भी हार मानने वाली नहीं थी। वीरा ने फिर कहा, अंडरस्को, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिर्फ 5 मिनट मुझसे बात कर लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। वीरा ने भी कहा, अंडरस्को, आप भी तो जिद्दी हैं। भगवान ने जिद करना सिर्फ अमीरों के नसीब में लिखा है, जिद्दी तो कोई भी हो सकता है। मैं भी जिद्दी हूँ। विराज ने फिर कहा, अंडरस्को, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, चुपचाप चली जाओ। शिवाय ने तुम्हें पैसों का लालच दिया होगा, मैं तुम्हें शिवाय से डबल पैसे दूंगा, लेकिन यहाँ से चली जाओ। वीरा ने कहा, अंडरस्को, नहीं जाऊंगी तो क्या करेंगे? मुझे मारेंगे। विराज ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, चुपचाप चली जाओ, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, वरना मेरा गुस्सा बेवजह तुम पर ही उतर जाएगा। इस बार वीरा ने सीधा विराज के दिल पर वार किया। वीरा ने कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था विराज रघुवंशी इतना कमजोर है कि एक लड़की से 5 मिनट बात नहीं कर सकता। मैं बेकार में कमजोर आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद करने आ गई। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है। वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, समझी तुम। वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। एपिसोड 20, साला नौटंकी। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है। वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, समझी तुम। वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। अब आगे वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कैसे शुरू करें। वीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, तूने 5 मिनट मांग तो लिए, पर तू बात क्या करेगी, 5 मिनट में कैसे कन्वेंस करेगी, हे भगवान, क्या करूं मैं। विराज ने चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, 5 मिनट चुप रहने का इरादा है। वीरा ने कहा, नहीं सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते। विराज ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। ये बात पूछने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं इस बात का जवाब दे दूंगा तो यहाँ से चली जाओगी। वीरा ने कहा, अंडरस्को, जाने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपकी बात से संतुष्ट हुई तो चली जाऊंगी। विराज ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, अंडरस्को, जहां तुम खड़ी हो वहां से तुम्हें दुनिया अच्छी दिखाई देती है, जहां मैं हूं वहां से दुनिया बहुत बुरी। मैं चल नहीं सकता, मेरा इलाज कभी नहीं होगा, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता, मेरी हालत बहुत बुरी है, इतनी कि अगर मुझे सुसाइड करने का मौका मिलता तो मैं कर लेता, लेकिन मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि मजबूर हूं। वीरा कहीं ना कहीं विराज के दिल का दर्द समझ रही थी। वीरा ने कहा, अंडरस्को, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है, आपको जीना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि दुनिया की जितने भी प्रॉब्लम है सब आपकी लाइफ में है। विराट ने कहा, अंडरस्को, समझदार हो, समझ गई, अब जा सकती हो। वीरा ने कहा, अंडरस्को, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो क्या आप मेरी एक कहानी सुनेंगे। विराज ने ना चाहते हुए भी कहा, बोलो। वीरा के सिर में चोट लगने की वजह से काफी दर्द था, इसीलिए वह गेट पर ही धीरे धीरे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, अंडरस्को, तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, जिंदगी मुश्किल होती है तो कैसी होती है। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक से अपने ऊपर डिपेंड भी नहीं थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई, पीछे छोड़ गई अपना 1 साल का बेटा। 8 साल की लड़की को खुद संभलना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने 1 साल के भाई को संभाला, जैसे तैसे अपने भाई का और अपना पेट भरती थी। बाप ने कभी उन बच्चों की परवाह नहीं की और 6 महीने में दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उस लड़की को जी भर कर टॉर्चर किया। वो लड़की छोटी सी उम्र में घर का सारा काम करने लगी, अपने छोटे भाई को भी संभालती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ का जी नहीं भरा, वह उन दोनों भाई बहन को कभी खाना देती और कभी कभी तो 2 दिन तक नहीं देती थी। वह लड़की बड़ी हो गई, स्कूल पास करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके सौतेली माँ ने कहा कि कमा कर लाओ तभी खाना मिलेगा। जिस उम्र में लड़की को कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने चाहिए थे, उस उम्र में वह डांस बार में वेटर की जॉब करने लगी।
रोज एक भेड़िए से खुद को बचाती, रोज कुछ पैसों के लिए गंदी नजरें बर्दाश्त करती, दुनिया के जानवरों से खुद को बचाने के लिए रोज लड़ती। फिर एक दिन उसे एक फरिश्ता मिला जिसने उसे एक केयरटेकर की जॉब ऑफर की। दूसरी तरफ आप हैं जिसके पास बेशुमार दौलत है, शिवाय रघुवंशी जैसे भाई हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार। एक एक्सीडेंट में आपके पैर क्या खराब हो गए, आपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अगर आपका उस लड़की का कंपैरिजन करूं तो उस लड़की को तो कब की सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड नहीं की, अपनी जिंदगी से लड़ी, अपने खराब हालातों में भी वह डटकर खड़ी रही। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, आपको पता है सर, उस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं किया, उस लड़की को कभी किसी ने हाथ पकड़कर यह नहीं कहा कि मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, वह अकेले ही लड़ती झगड़ती अपनी किस्मत को कोसती हुई बड़ी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां खेलती हैं, खुश रहती हैं, उस उम्र में वह लड़की बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। अब आप बताइए सर, आपकी जिंदगी ज्यादा टफ है या उस लड़की की? आप तो अपना इलाज करवाएंगे तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उस लड़की को तो ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, उसे तो रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। वीरा जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वह सब कुछ उतर आया जो उसने जिया था, अपनी सौतेली माँ का टॉर्चर, बचपन से काम करना, भूखे रहना, वह सब कुछ उसकी आंखों में एक फिल्म की तरह घूम रहा था। वीरा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे एक आदमी व्हीलचेयर पर दिखाई दिया, आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वीरा इतना तो समझ गई कि वह विराज सर है। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की तरह बढ़ाया ताकि वह उठ जाए। वीरा ने विराज का हाथ थाम लिया, बिना ये जाने कि वह हाथ अब उसे जिंदगी भर थामना है। विराज वीरा को दिलासा देते हुए कहा, अंडरस्को, रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, फ्लावर पॉट उठाकर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, किसी के ऊपर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, अपनी फैमिली की बात ना मानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ट्रीटमेंट ना करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अपने आप को लाचार समझने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीरा की बातें विराज के दिल पर असर तो कर रही थी। पता नहीं क्यों विराज को हंसी आ गई और विराज ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, तो तुम ताने भी मारती हो? वीरा ने भी मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, अब मैं आपके जितनी अमीर तो हूं नहीं कि फ्लावर पॉट उठाकर मार दूं, ताना ही मारकर काम चला लेती हूं। विराट ने कहा, अंडरस्को, काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो, अगर तुम 10 दिन मुझे झेल गई तो तुम्हारी जॉब पक्की। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ लिया और जाने लगा। वीरा ने कहा, अंडरस्को, अब आप कहाँ जा रहे हैं? विराज ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारे सिर पर चोट है, मरहम पट्टी करवा लो, कल से अपना काम शुरू कर देना। वीरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। दीनू काका ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वीरा भी काका को देखकर उछल पड़ी। दीनू काका और वीरा ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। विराज उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और ना चाहते हुए भी विराज के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, अंडरस्को, क्या बात है बिटिया, तुम पहली लड़की हो जिसे विराज बेटा ने रुकने के लिए कहा है, वरना आज तक 2 घंटे से ज्यादा कोई लड़की नहीं रुकी। वीरा ने एक तेरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, वह क्या है ना काका, सबको अपनी जान प्यारी है और मुझको मेरी इज्जत। काका ने हैरत से वीरा को देखा। वीरा ने कहा, अंडरस्को, आप नहीं समझोगे, खैर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दूसरी तरफ शौर्य सुबह से शाम तक काम ही करता रहा। शौर्य और आर्या दोनों ने मिलकर पूरे गार्डन की सफाई की, फिर पूरा गार्डन डेकोरेट किया। शिवाय तब तक गार्डन में आ गया था। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, अंडरस्को, क्या बात है शौर्य, तूने तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, चल अब तू खाना बनाने की तैयारी कर ले। शौर्य ने फिर से आर्या को एक चेयर पर बैठाया और बोला, अंडरस्को, बच्चा, मैं खाना बनाऊंगा और तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी, ठीक है, कोई शरारत नहीं। आर्या ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन आर्या मानने वालों में से नहीं थी। शौर्य खाना बनाने की तैयारी करने लगा। शौर्य खाना बना रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। शिवाय किचन में कुछ कर रहा था और शौर्य एप्पल उछालकर उसे चिढ़ा रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, ये तेरी अलग ही जिद है कि तेरे हाथ का ही खाना है, इतने सारे नौकर है घर में, कोई भी बनाकर खिला देगा। शौर्य ने एप्पल का बाइक लेते हुए कहा, अंडरस्को, तूने ही तो कहा था, अगर शर्त मैं जीता तो जो मैं कहूंगा तू करेगा। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ कहा था, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा कहेगा, मेरे साथ मूवी देखने चल, बाइक राइडिंग पर चल या कोई ट्रिप अरेंज कर दे, मुझे क्या पता कि तू मुझे इस किचन में झोंक देगा, यार मुझसे कुछ नहीं बनेगा। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने सुना है शिवाय रघुवंशी पानी भी खुद से नहीं पीता, लेकिन आज शर्त हारने की वजह से तुझे मेरे लिए पास्ता बनाना पड़ रहा है।
शिवाय प्याज काट रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। शिवाय ने चाकू से शौर्य को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्कोप, देख लेना शौर्य, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझसे बहुत सारा खाना बनाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब देखता हूं तेरी बत्तीसी कितनी हिलती है। तभी शिवाय की उंगली कट गई। शौर्य घबरा गया और उसने झटके से उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर सक करने। शिवाय ने अपनी उंगली शौर्य के मुंह से निकाल कर कहा, अंडरस्कोप, साले हिंदी फिल्मी ज्यादा देखता है क्या, और अगर देखता भी है तो ये काम हीरोइन का है, तेरे जैसे फालतू दोस्त का नहीं। शौर्य ने हाथ बांध कर कहा, अंडरस्कोप, ये सही है, तेरी परवाह भी करूं, ऊपर से तू मुझे सुना भी रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप, बड़ा आया मेरी उंगली अपने मुंह में डालने वाला, अच्छा हुआ किसी नौकर ने देखा नहीं, वरना मेरे तेरे बारे में कुछ अलग ही सोच लेते। शौर्य चिढ़ गया। शौर्य ने कहा, अंडरस्कोप, ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप से मेरे लिए पास्ता बना। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोप, अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरे लिए कुछ भी, तू कहेगा तो पास्ता के साथ साथ मैगी भी बना दूंगा। शौर्य ने हैरानी से कहा, मैगी? शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप, हाँ और क्या, 2 मिनट में बन जाएगी। शौर्य और शिवाय फिर दोनों हंसने लगे। फ्लैशबैक एंड। शौर्य भी प्याज काट रहा था और उसका ध्यान पुरानी बातों पर था। एक वक्त था जब शौर्य और शिवाय की दोस्ती पूरा कॉलेज जानता था। शौर्य का भी ध्यान प्याज में नहीं था, उसकी भी उंगली का गई। शिवाय ने ये देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। शिवाय शौर्य के पास जाना चाहता था, लेकिन गया नहीं। उसने पलटकर एक नौकर को बिना वजह डांटते हुए कहा, अंडरस्कोप, देख कर काम नहीं कर सकते, अगर लग जाती तो। वह नौकर है हैरानी से शिवाय को देख रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर वह बिना वजह डांट क्यों खा रहा है। शिवाय ने गुस्से में आगे कहा, अंडरस्कोप, देख कर काम कर लोगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन नहीं। पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहते हैं और काम ढंग से करते नहीं। शौर्य ने अपनी उंगली पकड़ रखी थी और वह शिवाय की बातें सुन रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोप, साला नौटंकी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ वीके पॉडकास्ट एफएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।